हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका आज की प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज की हेडलाइंस अगर हम देखें तो बात हो रही है इलेक्शंस के ऊपर। पॉलिटिकली हमें यह पता होना चाहिए कि इलेक्शंस कौन करवाता है। अगर हम ईसीआई की बात करें तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। मेरा आपसे बेसिक सा सवाल है, अगर आप इलेक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको न्यूज़पेपर्स में चीजें नहीं मिलेंगी, लेकिन आपको अपनी बेसिक्स चेक कर लेनी चाहिए कि इलेक्शन कमीशन के बारे में सारे आर्टिकल्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया एक्ट जो है उसके अंदर के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस की बात आ गई। इसके अलावा आपको ये ध्यान देना होगा कितनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, लोकसभा की मेंबरशिप में कितने मेंबर्स हैं, उसकी जो प्रोविजंस है। यानी अगर आप मान लें तो ओवरऑल जो लक्ष्मीकांत का पार्लियामेंट चैप्टर है वो आपके लिए रेलेवेंट हो जाता है। स्टैटिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आप एक बार उसको रिवाइज जरूर करिए, प्रीलिम्स आने ही वाला है तो उसको एक बार रिवाइज करिए और तब न्यूज में अगर आपको हेडिंग्स जो दिख रही है वो आपके काम की भी हो सकती है। ये हो गई बात इलेक्शंस की। लेकिन आज जो इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल में देखने को मिलेगा वो ये है, बात हुई है ईरान के प्रेसिडेंट रईसी की चॉपर क्रैश कि उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। कहा जा रहा है कि उनकी तलाश जारी है और अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं मिली है कि क्या हुआ है उनके साथ। तो ये क्रैश जो ईरान में हुआ है इसमें दिक्कत ये आ सकती है कि ईरान की लड़ाइयां में किसके साथ चल रही हैं, तो इजराइल के साथ। और कहा यह जा सकता है कि शायद इजराइल ने ही अटैक करवाया हो, ये न्यूज भी कुछ आ रही है। लेकिन कई जगह कहा जा रहा है वेदर की वजह से एक्सीडेंट हुआ है। तो ईरान की गवर्नेंस में उनके प्रेसिडेंट के बाद अगर उनकी मौत हो जाती है, जिसके चांसेस कम लग रहे हैं अभी, तो शायद दिक्कतें बढ़ जाएंगी। क्योंकि ईरान की ही एक और मिलिटेंसी विंग है आईआरजीसी, जो उनका एक मिलिट्री का पार्ट है। आईआरजीसी जो देखती है बाहर के जो भी इलाके हैं जहां पर युद्ध लड़ना होता है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स इसकी फुल फॉर्म है। जैसे इंडिया में सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, वैसे ही ईरान का एक विंग है आर्म फोर्सेस का जो बाहर, जैसे ईरान दुनिया भर में बहुत सी जगह मिलिटेंट्स को सपोर्ट करता है। जैसे कि हाउती रिबल्स जो यमन में है उनको ईरान सपोर्ट करता है। हिजबुल्ला अगेन एक मिलिटेंट ग्रुप है जो कहां है, लेबनान में, जिसको ईरान सपोर्ट करता है। दोनों ही शिया ग्रुप्स हैं। इसके अलावा पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद नाम का ऑर्गेनाइजेशन है गाजा स्ट्रिप में, वहां इनको सपोर्ट करते हैं। ये हमास को सपोर्ट करता है ईरान। तो इस तरह की जितने भी एक्टिविटीज होती है ग्लोबल लेवल पे शिया कॉज के लिए, जो शिया पॉपुलेशन है इस्लाम का सबसेट, उसको जहां जहां सपोर्ट की जरूरत होती है ईरान सपोर्ट करता है। तो एक लड़ाई इनकी सऊदी अरेबिया के साथ चलती रहती है इस फ्रंट पे, तो इसलिए सऊदी अरेबिया में भी शक जा सकता है। इजराइल के साथ तो लगातार कॉन्फ्लिक्ट गाजा को लेकर जो हो रहा है, जो रेड सी के ऊपर अटैक्स हुए थे उसके पीछे क्योंकि ईरान सपोर्ट करता है हौतीज को वेपन्स के साथ, इसलिए वो सिचुएशन आई है आज के टाइम में। तो दोनों तरफ से ईरान एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। और हमारे साथ आईएनएसटीसी कॉरिडोर, हाल ही में हमें चबाहार पोर्ट के बारे में और डिटेल्स मिला कि भारत उसको ऑपरेशन चालू कर चुका है। तो 7वें चबाहार दो इंपॉर्टेंट इंडिया के ओवरसीज पोर्ट है वो वहां पर है। हम ईरान से ज्यादा एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन अभी ईरान पे लगा हुआ है काटसा, यानी सैंक्शंस जो लगा के रखे उनके ऊपर अमेरिका ने। तो इसलिए ईरान एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। अभी देखते हैं आगे क्या होता है, उसके बाद और डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की तरफ। सबसे पहले ऑर्काज। तो भाई ऑर्काज कौन है? तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने बोला है कि ऑर्काज और लगातार जो बोट्स है वो आकर टकराते हैं एक जगह पे जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। इससे ऑर्काज की जान को बहुत नुकसान हो सकता है। तो हुआ ऑर्काज, तो असल में ये एक किलर डॉल्फिन की तरह, किलर वेल की तरह कहा जाता है। तो क्या वेल एक डॉल्फिन होती है? तो बिल्कुल ठीक है। असल में वेल और डॉल्फिन ये मैमल्स होते हैं। और अगर कोई 9 फीट से बड़ा कैटासीन है, असल में कैटासीन एक कैटेगरी होती है, उसमें जो 9 फीट से बड़े होते हैं उन्हें वेल कहते हैं। 9 फीट से छोटे जो भी होते हैं उन्हें हम डॉल्फिन कहते हैं। हर एक डॉल्फिन जो है वो वेल होती ही होती है। सो ऑर्काज आर किलर वेल्स, लार्जेस्ट डॉल्फिन्स, और 8 मीटर से लेकिन 9 टन का इनका वेट होता है एडल्ट जब होते हैं। तो बहुत इंटेलिजेंट है। ऑब्वियसली अगर आपको ऑर्का बोला जाए कि वेल है तो आप मान लोगे वेल है, ठीक है, अच्छी बात है, वेल भी है ये। तो क्या ये कम्युनिकेशन में किस चीज का इस्तेमाल करेगा, आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं ये? तो एको का इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। और जिससे आप फुल फॉर्म में कहो तो एको लोकेशन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि अगर ये कहीं अगर जा रहे हैं, कहीं पानी में है अगर, तो यहां से एको छोड़ते हैं साउंड वेव्स, जैसे चमगादड़ या फिर कुछ और जानवर इसको फॉलो करते हैं। चमगादड़ स्पेसिफिकली काफी जाना जाता है इसके लिए, बैट्स जिन्हें हम कहते हैं। तो एको जाएगा, साउंड की वेव्स टकरा के वापस आएगी। तो इनके पास जब वेव वापस आती है तो उससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी दूर से वेव आ रही है। तो यही काम ऑर्काज करते हैं। तो ऑर्काज आर राइट नाउ डेटा डेफिशिएंट, इनके पास ज्यादा डेटा नहीं है। तो ये कहां टकराते हैं बोट्स के साथ ज्यादा?
किस रीजन में? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के पास। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कहां पर है? मेडिटेरेनियन सी में है, का रीजन है। यानी जब आप अटलांटिक सी से यूरोप में एंटर करना चाहते हो तो आप जिस चोक पॉइंट से एंटर करते हो उसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। यानी अगर आप यहां अटलांटिक ओशन से मेडिटेरियन सी में एंटर करोगे तो आपको यहां से निकलना पड़ेगा छोटा सा चोक पॉइंट, इसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। और यहीं पर इसी रीजन में मेडिटेरेनियन सी के आसपास, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के आसपास बहुत सारी ऑर्कास मिलते हैं और ये लगातार एक्सीडेंट इनका हो रहा है तो इनकी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए इनको बचाने की बात की गई है। तो ये यूरोप और अफ्रीका के बीच में है। चोक पॉइंट कहां पर है? ध्यान रखिए, स्पेन और मोरक्को के बीच में आता है ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। इससे आप मेडिटेरेनियन सी में एंटर करते हो। मेडिटेरेनियन सी के ही थ्रू आप एशिया में एंटर करते हो थ्रू सुएज कनाल। तो जो रास्ते हैं, जो चोक पॉइंट्स हैं, वो आपको पता होने चाहिए। बॉस्फोरस स्ट्रेट, सी ऑफ मरमरा, स्ट्रेट ऑफ दार्दानेलिस, ये सब आपको याद रखने जरूरी है। पर प्राइमरली आज की न्यूज के लिए हमारे पास दो इंफॉर्मेशन है। ऑर्काज आर लाइक व्हेल डॉल्फिन, जो लगातार टकरा रही है किनके साथ? बोट्स के साथ। कहां पर? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर में। मतलब किस जगह रहती है? तो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के आसपास रहना प्रेफर करती है। तो ये जगह क्या होगा ये भी पता लग गया हमें। अब एक क्वेश्चन, जैसे हमने देखा, मैंने बोला आपको स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, मैंने आपको बोला कि स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस जो बिल्कुल यूक्रेन और रशिया के बीच में है, जिसके थ्रू आप ब्लैक सी से निकल के ब्लैक सी में एंटर करने की कोशिश करते हो, सी अज़ोव से होते हुए। तो उसी तरह मिलता जुलता एक क्वेश्चन है, इंडिया और ईस्ट एशिया के बीच में अगर आपको दूरी घटानी है, समुद्री, इंडिया और ईस्ट एशिया, ये इंडिया है, ये है ईस्ट एशिया, मतलब जापान और कोरिया। तो यहां से अगर आपको इधर ईस्ट एशिया की दूरी घटानी है तो क्या करना चाहिए? स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में है, इसको और डीप कर बनाना चाहिए। क्रास का एक नया कनाल खोलना चाहिए, जिससे कि जो आपका थाईलैंड का रीजन है, गल्फ ऑफ सियाम और अंडमान आपस में मिल जाए। राइट आंसर क्या होगा? बोथ या नीदर। ये एक पीवाईक्यू है। लेकिन आपके लिए काम की चीज क्या है कि पहली बात, क्रा कनाल है कहां पे? कहां पे क्रा की लोकेशन है? तो थाईलैंड, गल्फ ऑफ थाईलैंड और अंडमान सी के पास यहां पर है क्रा कनाल। क्रा कनाल है नहीं, क्रा कनाल बनाने की बात की जा रही थी। ये जो है ये इस्थमस ऑफ क्रा है। इस्थमस ऑफ क्रा। व्हाट इज एन इस्थमस? तो देखिए, दो बड़ी ओशन बॉडीज हैं, उनके बीच में छोटी सी लैंड की स्ट्रिप है, तो इसको हम कहेंगे इस्थमस। दिस इज इस्थमस। और अगर उसी प्रकार से आप कहो, यहां देखो, यहां दो बड़ी लैंड बॉडीज हैं और बीच में छोटी सी एक वाटर बॉडी है जो उनके बीच में से गुजरती है, तो इसे हम कहेंगे क्या? स्ट्रेट। स्ट्रेट इज अ नैरो वाटर बॉडी डिवाइडिंग टू लार्ज लैंड बॉडीज। यहां दो लैंड बॉडीज हैं जिनके बीच में छोटी सी पतली सी संकरी नदी का या समुद्री हिस्सा है, तो ये स्ट्रेट है। और जब ये दो बड़े समुद्री हिस्सों के बीच संकरा सा जमीन का हिस्सा है तो ये कहलाएगा इस्थमस। तो इस इस्थमस का नाम है क्रा इस्थमस। और काफी समय से थाईलैंड चाह रहा है कि यहां पर ना हम एक, जैसे कनाल सुएज में बनी हुई है, पनामा में बनी हुई, यहां बना दे, लेकिन वो बना नहीं पा रहे क्योंकि बहुत ही महंगा पड़ रहा है। तो अब यहां बात चल रही है क्रा लैंड ब्रिज की। यहां पर भी एक पोर्ट होगा, यहां पर भी एक पोर्ट होगा, और इसको उसको जोड़ेंगे, एक रोडवेज कनेक्ट करेंगे, कनेक्टिविटी होगी, दोनों साइड शिप्स आ जा सकेंगे, ताकि आप इजिली यहां से आप साउथ चाइना सी होते हुए ईस्ट चाइना सी में पहुंच पाओ, यानी ईस्ट एशिया तक पहुंच पाओ। तो ये कहानी है क्रा कनाल की, जिसकी बात चल रही थी, लेकिन अब क्रा लैंड ब्रिज की बात हो रही है। कहां पर है? तो इंडिया के जस्ट करीब थाईलैंड का जो क्राफ इस्थमस है, इस्थमस ऑफ क्रा है, उसके पास है। अगला आर्टिकल आइबेरियन लिनक्स के बारे में। स्पेन की गवर्नमेंट ने कहा है कि आइबेरियन लिनक्स अब एंडेंजर्ड हो चुके हैं, यानी पहले क्रिटिकली एंडेंजर्ड थे, उनसे बढ़ के अब एंडेंजर्ड हो चुके हैं। इनकी संख्या डबल हो चुकी है 2020 से। पहले ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड थे, दुनिया के सबसे एंडेंजर्ड फीलिन स्पीसीज में आते हैं, कैट स्पीसीज का पार्ट है ये आपको मिलता है आइबेरियन पेनिनसुला के पास। तो वेयर इज आइबेरियन पेनिनसुला? फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जो हम देखते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ये जो हिस्सा है इसे कहते हैं आइबेरियन पेनिनसुला। आइबेरियन पेनिनसुला में दो कंट्रीज आती हैं, पोर्टुगल और स्पेन। तो यहाँ पे ही आपको मिलते हैं कौन से? आइबेरियन लिनक्स। अगेन यानी मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में रहते हैं। हेवीली स्पॉटेड इनका कोट होता है जो बिल्कुल आपको लेपर्ड की याद दिलाएगा। और इनका हैबिटेट कहाँ है? तो मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट में रहते हैं और श्रब के इलाके में रहना पसंद करते हैं। और क्योंकि इनके इलाके में बहुत ज्यादा हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो इनकी संख्या लगातार गिरती चली गई। और वहां पर ऑटोमोबाइल्स, डायरेक्ट उनको मारा जा रहा है, हंट किया जाता है डॉग्स के साथ, तो उस चक्कर में भी काफी की संख्या घटती जा रही है। ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड थे, अब एंडेंजर्ड हो गए हैं। ये लिस्ट कौन बनाता है? साइट्स के अपेंडिक्स 2 में इनको रखा गया है। सॉरी, ये लिस्ट बनाता है IUCN। IUCN मेक्स द लिस्ट। और साइट्स क्या करता है? ट्रेड के बारे में बात करता है। तो जो साइट्स में ये दिया जाता है कौन सा जानवर कितना एंडेंजर्ड है, इसको कितनी सुरक्षा की जरूरत है, तो वहां पर ये अपेंडिक्स 2 में रखा गया है। IUCN किस चीज की बात करता है? किस लेवल पे वो एनिमल है, कितनी संख्या में है, तो वहां अभी क्रिटिकली
एंडेंजर थे अभी तक 2015 में, लेकिन 2020 में उनकी संख्या दुगनी हो गई है, तो वो क्रिटिकली एंडेंजर से एंडेंजर्ड में आ चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की, जो बात करेगा एआरसी की। एआरसी की एक मीटिंग बुलाई गई, यानी एआरसी के लिए एक कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें एआरसी के जितने सीईओ वगैरह से वो मिले थे। क्या है एआरसी? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। क्या होती है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी? मान लीजिए आपने बैंक से लोन लिया, आपने एक फैक्ट्री खोलनी है, आप लोन लेके फैक्ट्री खोलते हो, किसी चीज की फैक्ट्री, मतलब खिलौने बनाने की फैक्ट्री है, 90 दिन तक आप लोन नहीं दे पाते बैंक का, ईएमआई 3 महीने हो गए, हर महीने ईएमआई जानी चाहिए आपकी, तो आप हो जाओगे बैंक के लिए एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एक एसेट, यानी कि ऐसा एसेट है जो ब्याज देने की क्षमता में नहीं है, यानी जिसके पास अभी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं चल रही। तो वो क्या करेगा बैंक? तो बैंक तो कहेगा भाई एनपीए नहीं आ रहा, तो आपके ऊपर केस होगा, तो आपको कहा जाएगा भाई आपकी फैक्ट्री हम बेच देंगे, पैसे ले लेंगे, लेकिन उससे उनका प्रॉफिट नहीं आने वाला, उनको जो फायदा होना है वो हो नहीं सकता। तो इसलिए बीच में आती है एक बॉडी, जिसे कहते हैं एआरसी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जो ध्यान रखते हैं कि कैसे ये जो प्रॉब्लम्स है इसको निकाला जाए, क्या उसको रन करके और बेहतर तरीके से चलाया जा सकता है, या कुछ लोन और व्यवस्था हो सकती है। तो उसके लिए एआरसी आती है, और ये एआरसी के थ्रू इस पे काम करते हैं कि भाई कैसे जो एनपीएस है उससे पैसा रिकवर करना है। तो एक बहुत क्रूशियल रोल बनाते हैं कैसे जो इनके लोन है, इनकी हालत खराब है, वो कैसे सुधरे। तो कई सारे एआरसी, 27 एआरसी ऑलमोस्ट, तो इनको बुलाया गया था और कहा गया था कि आपको एक तरीके से काम करना चाहिए। जो तरीका क्या है, उसमें बोला था रेगुलेशन प्लस अप्रोच के बारे में। रेगुलेशन प्लस अप्रोच मतलब आपके पास जो बेसिक हमारी रेगुलेशन है उससे कंप्लायंस को इंश्योर करना चाहिए कि भाई इतनी परफॉर्मेंस आपके अंदर होनी चाहिए। जो रिस्क मैनेजमेंट है, कंप्लायंस है, ऑडिट है, इस पे फोकस आपको करना चाहिए, आपको रिस्क घटानी चाहिए। लॉज को मानते हुए कैसे आप चीजें कर सकते हैं, किसी जो इंडस्ट्रियल यूनिट है या फैक्ट्री यूनिट है उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं, कैसे एक बेहतर बिजनेस मॉडल बना सकते हैं, आपको इसके ऊपर फोकस करना है। तो ये जो सुपरवाइजरी कंसर्न्स है एआरसी की, भाई कैसे उनको सुपरवाइज करना है, एथिकली ऑपरेट करना चाहिए, उनको ध्यान रखना चाहिए कि उनका कंडक्ट जो है वो एथिकल हो, और प्लस जो उनकी रिकवरी है वो रिस्पॉन्सिबल तरीके से होनी चाहिए। एआरसी को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए और फेयर प्रैक्टिसेस लानी चाहिए। किसी एक को उन्हें सपोर्ट करना, किसी एक के प्रति कार्य करने की बात नहीं है। तो ये एआरसी की बात हो गई। इनको इनके लिए कॉन्फ्रेंस किसने किया था? आरबीआई ने। आई होप पता लग रहा होगा क्यों, क्योंकि एआरसी बैंक्स की जो एनपीएस होती है उन एसेट्स के ऊपर काम करके उनको बेहतर तरीके से ऑपरेट करके कैसे वापस लाना है, इसके ऊपर काम करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई एआरसी की बात। अब बात करते हैं आरबीआई की। तो आरबीआई कब बना था, किस कमीशन के रिकमेंडेशन में बना था? तो हिल्टन यंग कमीशन ने बोला था, तब ये बना था 1934 में। पहले ये स्टैब्लिश था कोलकाता में, बाद में इसे खिसका के मुंबई ले जाया गया, आज भी ये मुंबई में है। ये पहले प्राइवेटली ओन्ड था, अब नेशनलाइज हुआ, 1949 में नेशनलाइज कर दिया। क्या काम है आरबीआई का? तो जो इंडिया का करेंसी सप्लाई है, मनी सप्लाई है, उसका सारा काम यही देखता है। 21 बोर्ड मेंबर है इसके, 4 डिप्टी गवर्नर है और 10 गवर्नमेंट नोमिनेटेड डायरेक्टर्स है, 4 डायरेक्टर्स हैं जो आरबीआई के हेडक्वार्टर्स में रहते हैं। तो आरबीआई सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है, मनी सप्लाई के ऊपर एक इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। अगला आर्टिकल पोखरण 1 के बारे में। पोखरण 1 क्या था? भारत का पहला न्यूक्लियर टेस्ट, स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन, जिसके तहत भारत ने पहला अपना न्यूक्लियर विस्फोट किया था, वो भी छुपकर। क्यों? क्योंकि उस समय से पहले ही एक एनपीटी आ चुका था, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जहां कहा गया था कि दुनिया में कोई भी देश जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा। न्यूक्लियर जो विस्फोट है, न्यूक्लियर हथियारों का जो प्रोलिफरेशन है, उसको रोकने के लिए ट्वीटी आ चुकी थी, और दुनिया के जितने अमीर देश थे वो इसको सपोर्ट कर रहे थे। और P5 कंट्रीज को छोड़ के, P5 यानी यूएसए, इनका रूल ऐसा बनाया था, यूएसए, रशिया, चाइना, फ्रांस और यूके को छोड़ के कोई भी कंट्री अब न्यूक्लियर वेपन्स को एक्वायर नहीं कर सकती। तो और भारत के पास लगातार खतरा था कि उन्हें खबर थी कि चाइना के पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स है, पाकिस्तान को जैसा डेवलप करना चाह रहा है, तो भारत के लिए बहुत जरूरी था न्यूक्लियर वेपन्स को एक्वायर करना। और इसलिए 18 मई 1974 को भारत ने न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट किया था पोखरण के अंदर। पोखरण राजस्थान में एक जगह है, और इस ऑपरेशन का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। बाद में 1999 में हमने पोखरण 2 भी किया था। तो पोखरण 1 को 50 साल हो गए हैं। तो इंडिया ने बोला था कि भाई इसमें जो डिस्क्रिमिनेशन है, अपार्थीड कर रहे हो आप, 5 देशों को परमिट है, बाकियों को परमिट नहीं है। ये विस्फोट हुआ, इसके बाद बाकी देशों को और दुख हो गया, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक और ग्रुप बना दिया, एनएसजी, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, जो बनाया गया था इस चीज के लिए कि वो इसी को न्यूक्लियर वेपन सप्लाई करेंगे जो एनपीटी का मेंबर होगा, या फिर जो न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट नहीं करेगा। तो एनएसजी की मेंबरशिप भारत को कभी मिली नहीं थी, इसलिए भारत को जो भी यूरेनियम चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो मिल नहीं पाता था। देखिए, यूरेनियम का इस्तेमाल केवल बॉम्ब बनाने के लिए नहीं होता है। यूरेनियम से आप न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हो, यूरेनियम से आप इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो। तो इट्स एक डुअल यूज है इसका। सिविलियन पर्पसेस के लिए आप चाहो तो बिजली बना लो,
मिलिट्री पर्पसेस के लिए आप चाहो तो हथियार बना लो, बॉम्ब बना लो। तो भारत क्योंकि डेवलपिंग कंट्री थी उस टाइम में, भारत को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चाहिए थी ताकि भारत अपने लिए सस्ती बिजली उत्पन्न कर सके, क्लीन फ्यूल बना सके, और कई एरियाज की यूरेनियम का और यूजेज है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का और यूजेज है, वो भारत कर नहीं पा रहा था क्योंकि भारत को सप्लाई नहीं मिलती उन देशों से, क्योंकि एमएसजी बन चुका था। लेकिन भारत ने रशिया के थ्रू और बाकी तरीकों से जितना हो सका उतना वहां से यूरेनियम की बात की। 2008 में जाकर भारत अमेरिका के बीच में न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ और तब जाकर भारत को ये सब सप्लाई मिलने लग गया। अब बात यह कि भारत में सब शुरू कैसे हुआ। भारत ने पहले एनपीटी के बारे में बोला था, गलत है, आज भी भारत ने इसको साइन नहीं किया। और दूसरा, उस समय में होमी जहांगीर भाभा और विक्रम साराभाई ने पुश किया था कि भाई इंडिया को न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहिए, और प्रमुख रूप से जो होमी जहांगीर भाभा की बात जब की जाए तो वो था। और उन्होंने ही स्टैब्लिश किया था डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जहां उन्होंने बोला था कि हम एक पूरा न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करते हुए बिजली भी बनाएंगे, जिसके लिए उन्होंने कहा था कि भारत में बहुत मात्रा में थोरियम मिलता है। तो इसलिए उन्होंने 3 स्टेजेस में भारत की न्यूक्लियर एनर्जी को डेवलप करने की बात की थी, जहां तीसरे स्टेज में भारत प्लूटोनियम यूरेनियम से आगे निकलते हुए थोरियम का इस्तेमाल करेगा, जो भारत के बहुत सारे इलाकों में उपलब्ध है, बहुत प्रचुर मात्रा में है। भारत अभी तक वहां पहुंच नहीं पाया। लगभग 50 साल इस बात को हो चुके हैं, लेकिन ये आज भी हमें बताता है कि कितना रेलेवेंट था भारत के लिए वो। अगर वो नहीं हुआ होता तो भारत बहुत कमजोर पड़ सकता था ग्लोबली। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, भारत छठी कंट्री बनी थी। इसके बाद इंटरनेशनली 1978 में यूएसए ने एनपीटी साइन कर दिया और एनएसजी शुरू हो गया था। और एनएसजी में एक क्लब बनाया गया न्यूक्लियर इक्विपमेंट का कि अगर आपको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या फिजाइल मटेरियल यूरेनियम या प्लूटोनियम चाहिए तो आपको पहले इसका मेंबर होना चाहिए। तो इंडिया को 2008 में इसमें एंट्री मिली। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया हो, मेक्सिको, स्विट्जरलैंड हो, इन सब ने भारत को सपोर्ट किया था। अभी एनएसजी में एंट्री इंडिया को नहीं मिली है चाइना के अपोजिशन की वजह से, लेकिन भारत को एक वेवर जरूर मिल गया। जब 2008 की ट्रीटी भारत और अमेरिका के बीच में हुई, उसके बाद भारत को एक वेवर मिल गया कि भारत अब ये सप्लाईज ले सकता है। लेकिन अभी तक एनएसजी की एंट्री फंसी पड़ी है क्योंकि पहले टर्की और मुख्य रूप से चाइना भारत का खुल के विरोध कर रहे हैं इसके बारे में। अब जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट 2 भी किया था, वो पोखरण में हुआ था, इसको ऑपरेशन शक्ति का नाम दिया गया था। और अब तो भारत एटॉमिक जो हमारा न्यूक्लियर ट्रीटी अमेरिका के साथ कर चुका है, तो अब ग्लोबली एक रिस्पेक्टेड एक्सेप्टेबल कंट्री की तरह देखा जाता है। लेकिन इसके हम रेलेवेंस को कम नहीं कर सकते। अगला, सरिस्का टाइगर रिजर्व कहां पर है? अलवर में, दिल्ली के बहुत करीब। और यहां पर कहानी ये बताई गई कि इसका 60% जो रिजर्व लैंड है वो अभी तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ट्रांसफर नहीं किया गया है। तो एक ऐसी जगह जहां टाइगर्स है, जो नेशनल कैपिटल रीजन के पास है, वहां पर अगर अरावली हिल्स के रीजन में ऐसी दिक्कतें आ रही है, इसका मतलब कंजर्वेशन में एक बहुत बड़ी समस्या है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि पहले ये है कहां पर? ये टाइगर रिजर्व है अरावली रेंज में, और एक ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट का इको रीजन है। यहाँ पे 34 टाइगर्स है, और यहाँ पे मुख्य रूप से ढोक और काथा ट्रीज मिलते हैं आपको। ढोक, काथा, बेर, पलास और बैम्बू भारी मात्रा में मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको टाइगर, जैकाल, हाइना, कैट, डेजर्ट कैट, सांभर, चीतल, ये सब यहाँ देखने को मिलता है भारी संख्या में। तो यहाँ जो समस्या है इसको रिजॉल्व करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एआई रेगुलेटरी सैंडबॉक्सेस। गवर्नमेंट ने बोला है और रेगुलेटरी बॉडीज ने बोला है कि एआई की टेक्नोलॉजीज बदल रही है, और एआई की टेक्नोलॉजीज को टेस्ट करने के लिए, मान लो आपको कुछ एआई टेक्नोलॉजी टेस्ट करनी है, आप खुद से पैसा लगा के टेस्ट करोगे और आपको बाद में पता चला कि इसमें कुछ एक माइनर इशू है जिसके चक्कर में ये रेगुलेटरी बॉडी द्वारा पास नहीं किया जाएगा, तो आपका तो इतनी मुश्किल से अपने मार्केट में लॉन्च किया और वो टेक्नोलॉजी बिल्कुल खत्म। तो इसको रोकने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सैंड बॉक्सेस होते हैं, रेगुलेटरी सैंड बॉक्सेस। यानी ये ऐसी व्यवस्था होती है जिसके अंदर आप आके अपने सारे चीजों को टेस्ट कर सकते हो, जहां आपको गवर्नमेंट भी सपोर्ट देती है ताकि आप इनोवेट करो, टेस्ट करो, और जब वहां पे टेस्ट सक्सेसफुल हो जाए तब आप जाके आपको गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी उसको मार्केट में लाने के लिए। तो यानी एक तरह से आप कह सकते हो टेस्टिंग सेंटर है, जैसे इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं कि आप अपना एक्सपेरिमेंट करो, भाई कुछ डेवलप हो गया तो अच्छी बात है, इसको बड़े लेवल पे लेके जाएंगे। तो इससे होता ही है कि कंज्यूमर को भी सपोर्ट मिलता है, भाई अच्छी टेक्नोलॉजी बनती है, और आपको रेगुलेटरी सपोर्ट भी मिलता है। तो ये एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का ताकि इनोवेशन बढ़ सके फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सेक्टर में, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी बना रहे, क्योंकि रेगुलेशन के अंतर्गत ही आप काम करोगे, आपको पता रहेगा कि क्या चीजें सही है, क्या नहीं कर सकते, तो वही के वही आपको पता लग जाएगा। तो इसीलिए ये आइडिया आया था। पहले ये आइडिया जो था वो आरबीआई ने यूज किया फिनटेक और डिजिटल बैंकिंग के लिए, जिसमें इन्होंने 4 सेगमेंट बनाए थे रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के अलग अलग एरिया में, कि आप फिनटेक में क्या क्या काम कर सकते हो, चाहे
क्रेडिट का काम हो गया या फिर यूपीआई या पेमेंट से रिलेटेड एस्पेक्ट है, तो उसके लिए पहले आरबीआई ने बनाया था ये। तो अब इसको बढ़ा के फिर आईआरडीआई ने इंश्योरेंस सेक्टर में लेके आया, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है वो लेके आया कि भाई एग्री सेक्टर में अगर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहते हो, एंटरप्रेन्योरशिप रूरल सेक्टर में बढ़ाना चाहते हो, तो उसके लिए अगर आप चाहो तो आपके लिए एक सैंड बॉक्स उपलब्ध है जहां आकर आप अपनी कंपनी के साथ टेस्टिंग कर सकते हो, चीजों पे काम कर सकते हो। तो उसी से जुड़ता हुआ अब यहाँ एक्सपेंशन हुआ एआई रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के बारे में, और इसके लिए फिनटेक कंपनी जो इंटरेस्टेड है वो सब प्रपोजल दे सकती है, तो अब एआई कंपनीज भी दे पाएंगे। इसके लिए कहानी यह है कि भाई जो एप्लीकेंट है उसको इंडिया का नागरिक होना चाहिए, सॉरी जो कंपनी है उसको इंडिया में रजिस्टर होना चाहिए, 50 लाख से के आसपास उनकी मिनिमम नेटवर्थ होनी चाहिए, ताकि पता रहे कि कम से कम ये कंपनी केपेबल है, ऐसी नहीं कि कोई भी रोड से उठ के आ जाए। तो एक केपेबल कंपनी विद मोर देन 50 lakhs ऑफ मिनिमम नेटवर्थ एंड अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड इन इंडिया, और जिनके पास एक ऐसा प्रपोजल हो, एक ऐसे प्रोडक्ट का जो इनोवेटिव हो, जिससे क्योंकि मार्केट की समस्या सॉल्व की जा सके। अगर ये चीजें किसी के पास है तो वो अप्लाई कर सकता है सैंडबॉक्स के लिए, वहां पर फिर उसकी वो टेस्टिंग वगैरह कर सकते हैं, उसके ऊपर काम कर सकते हैं, रेगुलेशन क्या है वो भी समझेंगे, इनोवेशन होगा तो उसको भी फायदा मिलेगा, गवर्नमेंट भी उनको बाद में सपोर्ट करेगी इन फर्दर लेवलिंग अप दैट प्रोडक्ट। तो अभी इसमें टेस्टिंग प्लान भी है, एग्जिट स्ट्रेटजी भी है कि क्या मेथड लगाने हैं, कैसे टेस्ट करना है, अगर आप एग्जिट करना चाहो तो वो कैसे करो मार्केट से। तो इसके लिए अब एआई डेवलपमेंट में रिस्पॉन्सिबल एआई डेवलपमेंट और क्या क्या ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी होती है, किस तरह आप इनोवेट करके इन चीजों को मीट कर सकते हो, एथिकल स्टैंडर्ड, रेगुलेटरी स्टैंडर्ड और इनोवेशन तीनों को मिलाकर यहाँ आप काम करते हैं, दैट इज योर सैंडबॉक्सेस। तो अब एआई में ट्रस्ट बढ़ाना, रिस्पॉन्सिबल डिप्लॉयमेंट, कैसे ओवरसाइट बढ़ानी है, इन सब के ऊपर काम किया जाता है। असल में यूरोपियन यूनियन का एक एआई एक्ट है और एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स है, जहां पर वो एआई टेक्नोलॉजी को बताते हैं कि भाई आप इंप्लीमेंट करो, इससे पहले इसके अंदर आगे देख लो कि जो आप बना रहे हो वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर आता है कि नहीं, क्योंकि लेके आ जाओ मार्केट में फिर वो फेल हो जाए। तो एआई रेगुलेशन को सही से लागू करने के लिए, एथिकली इसके रिस्पॉन्सिबल इसको मूव कराने के लिए ये चीज स्टार्ट की जाती है। और स्पेन ने इसके लिए एक स्पेनिश एजेंसी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपरविजन भी शुरू किया। यूनाइटेड नेशंस ने भी एआई पर एक बिल लाया है, यूके ने एक नेशनल एआई स्ट्रेटेजी बनाई है, चाइना ने जनरेटिव एआई के ऊपर एक रेगुलेटरी सेटअप बनाया है। तो भारत के लिए बहुत रेलेवेंट है कि एआई जिस तरह से डेवलप करेगा तो उसमें जो उसमें क्रांतिकारी फीचर्स हैं, रेवोल्यूशनरी फीचर्स हैं, उनमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो हमारी जॉब को नुकसान कर सकते हैं। मॉर्फिंग का इस्तेमाल आप देख सकते हो, डीप फेक का इस्तेमाल लोग करते हैं ब्लैकमेल करने के लिए, इससे बहुत सारी चीटिंग्स हो सकती हैं, ब्लैकमेलिंग के बाद आ सकते हैं, लोगों को धमकाया जा सकता है। तो इन सभी चीजों को कंट्रोल करते हुए एआई को ही मार्केट में आना चाहिए। तो उसी को कंट्रोल करने के लिए एक स्टेप है कि कंपनीज पहले से तैयार रहे। ठीक है, अगले आर्टिकल पे आते हैं, आरोग्य मैत्री क्यूब्स प्रोजेक्ट भीष्म। तो इंडियन एयरफोर्स का एक टेस्ट है आरोग्य मैत्री क्यूब, जिसमें कि वो एक हॉस्पिटल जो कि एयरलिफ्ट हो पाए उसको प्रिपेयर कर रहे हैं। यानी अभी तक हमें क्या पता है, मान लो कोई डिजास्टर आ गया तो हॉस्पिटल तो जा नहीं सकते, डॉक्टर्स को लेके जाते हो, फिर इक्विपमेंट्स को लेके जाते हो। लेकिन अब अंडर प्रोजेक्ट भीष्म जो एक इनिशिएटिव है जिसके अंदर भारत एक आरोग्य मैत्री क्यूब बना रहा है। छोटे छोटे क्यूब्स होंगे जिनको एयरलिफ्ट करके एयरफोर्स लेके जाएगी और जहां जरूरत पड़ी वहां पे इसको डिप्लॉय कर दिया जाएगा। तो 72 ऐसे क्यूब्स होंगे जिनके अंदर अलग अलग तरह की जो मेडिसिन है, जो इक्विपमेंट है, वो सब उपलब्ध होगा। और दुनिया का पहला एयरलिफ्टेड पोर्टेबल हॉस्पिटल आगरा में इसे टेस्ट किया गया, आरोग्य मैत्री क्यूब। इसमें कई सारे सेलर्स हैं जो मिलकर से बना रहे हैं। गवर्नमेंट की एक एजेंसी है जो HLL लाइफ केयर है, वो इस पे काम कर रही है। 2022 में इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने शुरू किया था इस कार्य को, और इसमें ट्रॉमा मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम दोनों के ऊपर काम किया जाएगा। आईसी मिनी आईसीयू हो गया, ऑपरेशन थिएटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर हो गया, फूड वाटर सप्लाईज, एक्सरे मशीन्स, ब्लड टेस्टिंग इक्विपमेंट्स। असल में बहुत बड़े बड़े इक्विपमेंट्स होते हैं, तो आप इमेजिन नहीं करते कि भाई ये हर जगह पहुंच पाएगा। तो अब इसके थ्रू ये हर जगह पहुंच पाएगा। और इसमें खास तौर पर ध्यान ये दिया गया है कि एआई और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल किया जाए। एआई का यूज यहाँ पर क्या होगा, डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल इसमें क्या होगा। मान लो ये पता रहे कि किन किन चीजों की जरूरत पड़ सकती है, किस तरह के त्रासदी में किन तरह की इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, तो क्यूब्स में उस तरह का बदलाव किया जा सके। और जैसे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है या फिर कोई मेजर इंजरी है या कोई सर्जरी करनी है, तो वहां किन चीजों का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके लिए एआई एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन हो सकता है। तो डेटा एनालिटिक्स, एआई दोनों का इस्तेमाल करते हुए हम बेहतर इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट भीष्म by Indian Air Force started not by हेल्थ मिनिस्ट्री बट बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो याद रखिए क्या है ये। और इसके अंदर आप पोर्टेबल जो है लाइट वेट आप एयर ड्रॉप करते हो, 12 मिनट के अंदर वो ऑपरेशनल हो सकता है कि कहीं भी एयरफोर्स आएगी और वो हॉस्पिटल सेट कर लेगी। 1 करोड़ के आसपास, 1.5 करोड़ के आसपास ये प्रोजेक्ट का कॉस्ट होता है। और आप कई सारे क्यूब्स को मिला के एक मास्टर क्यूब बना सकते हो,
जिसमें बहुत सारी कैपेबिलिटी होती है। आप 200 सर्वाइवर तक को वहां पे रख सकते हो। तो ये अगर वॉर के केस में भी इस्तेमाल हो सकता है, लड़ाई अगर कभी चाइना से छिड़ गई हमारी, तो हमारे सैनिकों के लिए भी बहुत बड़ा वरदान हो सकता है जो इंजर्ड हो जाते हैं। आप हायर एल्टीट्यूड पे भी इसको ले जा सकते हो, तो बाद में इस पर और कैपेबिलिटी एनहांस करने की संभावना है। दिस इज प्रोजेक्ट भीष्म, जिसके अंदर होते हैं आरोग्य मैत्री क्यूब, अलग अलग क्यूब मिलाकर हम एक बड़ा सा सिस्टम तैयार करते हैं। अब आते हैं डिवीजन के ऊपर। बताइए, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर लिंक्स अंडमान सी एंड जावा सी which separates Malaya and Sumatra. Ivory Lynx is IUCN Red List endangered. Sariksa Tiger Reserve is in Alwar district of Rajasthan, and the Soul Tiger Reserves in the National Capital Region. Arogya Maitri Cube Project Bhishma is the world's first disaster hospital that can be airlifted packed in 72 cubes. क्या सही आंसर है? बताइए मुझे, क्या सारे ट्रू है, क्या ट्रू है, क्या फॉल्स है? ये रहे आपकी आंसर्स। आखिरी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये फॉल्स क्यों है, और ये क्या है, फॉल्स है ट्रू है? आइबेरियन लाइनेक्स क्या क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है? अब तो ये भी एंडेंजर्ड श्रेणी में आ चुके हैं, सो इट्स अ मिस्टेक, इट्स ट्रू ऑलमोस्ट। दिस इज ऑब्वियसली फॉल्स। तो ये था आज का सेशन। अगर आप ऐसे और पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे PWOnlyIAS ऑफिशियल चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं बाय स्कैनिंग दिस लिंक और बाय गोइंग टू PWOnlyIAS ऑफिशियल। तो ये था आज का सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा हो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PWOnlyIAS एंड हैव अ नाइस डे।